नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 26 साल के रवि कुमार दिल्ली के सदर बाजार स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में कैशियर थे। रोज की तरह 7 जनवरी 2017 को ड्यूटी खत्म करके वो घर जाने के लिए निकले। वो उत्तरी दिल्ली के शास्त्री नगर में रहते थे। वो बैंक से निकले थे तो उनके साथ काम करने वाले शत्रुद्र भी थे। सदर दिल्ली का थोक बाजार है जिससे वहां दिन भर भीड़ लगी रहती है। माल लाने और ले जाने वाले रिक्शों की वजह से सड़कों पर जाम सा लगा रहता है। इसी वजह से रवि कुमार शत्रुद्र के साथ पैदल ही जा रहे थे। दोनों बैंक से कुछ दूर स्थित वेस्ट एंड सिनेमा के नजदीक पहुंचे, तभी उनके बीच एक ठेले वाला आ गया जिससे दोनों अलग अलग हो गए। उसी बीच रवि कुमार की गर्दन में किसी ने सुई जैसी कोई चीज चुभा दी। गर्दन में जिस जगह सुई सी चुभी थी, रवि कुमार का हाथ तुरंत उस जगह पर तो गया ही, उन्होंने पलटकर भी देखा। एक युवक उन्हें भागता हुआ दिखाई दिया तो उन्हें लगा कि किसी ने उनकी गर्दन में कुछ चुभाया है। रवि कुमार ने गर्दन से हाथ हटाकर देखा तो उसमें खून लगा था। उन्होंने उस युवक की ओर इशारा करके शोर मचाया कि पकड़ो पकड़ो, तो उनके साथी शत्रुद्र उस युवक के पीछे भागे। सदर और खारी बावली बाजार में अक्सर छिनैती की घटनाएं होती रहती है, इसलिए लोगों ने यही समझा कि युवक पैसे वगैरह छीनकर भागा है। कुछ अन्य लोग भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। बाराटूटी के पास भाग रहे उस युवक का पैर फिसल गया तो पीछे दौड़ रहे लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने लगे। तभी किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर फोन करके उसके पकड़े जाने की सूचना दे दी। रवि अभी अपनी जगह पर ही खड़े थे। उनका हाथ गर्दन पर उसी जगह पर था जहां कोई चीज चुभी थी। अब तक उन्हें चक्कर से आने लगे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गर्दन पर क्या चीज चुभाई गई है, लेकिन ये साफ हो गया था कि किसी नुकीली चीज के चुभन से उनकी तबीयत बिगड़ रही है। इसका मतलब वो कोई जहरीली चीज थी। बाजार के तमाम लोग रवि को जानते थे। हमदर्दी में वे उसके पास आकर खड़े हो गए थे। उन्हीं लोगों में अजय साहू का बेटा इंद्रजीत भी था। अजय साहू सदर बाजार में ही कोटक महिंद्रा बैंक के पास गत्ते के डिब्बे बेचा करते हैं। इसमें उनका बेटा इंद्रजीत हाथ बटाता था। उसका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट था, जिसकी वजह से कैशियर रवि कुमार से उसकी दोस्ती थी। रवि की बिगड़ती हालत देखकर लोग एम्बुलेंस बुलाने की बात कर रहे थे। उस भीड़ वाली जगह में एम्बुलेंस का जल्दी पहुंचना आसान नहीं था, इसलिए इंद्रजीत उन्हें मोटरसाइकिल से सेंट स्टीफन अस्पताल ले गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि जिसने इन्हें जो भी चीज चुभाई है उसकी वजह से इनकी हालत बिगड़ रही है। रवि की हालत देखकर साफ लग रहा था कि उन पर जहरीली दवा का असर हो रहा है। चूंकि ये पुलिस केस था, इसलिए डॉक्टरों ने थाना सदर पुलिस को फोन द्वारा सूचना देकर उनका इलाज शुरू कर दिया। शाम 7:30 बजे के करीब पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि सदर बाजार में बाराटूटी के पास कुछ लोगों ने एक चोर को पकड़ रखा है। इस सूचना को थाना सदर के ड्यूटी अफसर ने एएसआई निक्काराम के नाम कर इसकी जानकारी थाना प्रभारी रमेश दहिया को दे दी। इसके कुछ ही देर के बाद थाना सदर पुलिस को सेंट स्टीफन अस्पताल से भी सूचना मिली कि कोटक महिंद्रा बैंक के कैशियर रवि कुमार को किसी ने जहरीला इंजेक्शन लगा दिया है। उनका इलाज वहां चल रहा है। बाराटूटी थाने से लगभग 500 मीटर ही दूर है, इसलिए एएसआई निक्काराम हेड कांस्टेबल विजय को लेकर तुरंत वहां पर पहुंच गए। कुछ लोग 24-25 साल के एक युवक को पकड़े थे। पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लेकर पूछा तो उसने अपना नाम डॉक्टर प्रेम सिंह बताया। थाने लाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो चोर नहीं है। तू चोर नहीं है तो लोगों ने तुझे क्यों पकड़ा? थाना प्रभारी रमेश दहिया ने पूछा। सर, मैं चोरी करके नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक के कैशियर रवि कुमार की गर्दन पर जहर का इंजेक्शन लगाकर भाग रहा था, तभी लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, प्रेम सिंह ने कहा। चाकू गोली मारकर किसी की जान लेने की वारदातें तो अक्सर होती रहती है, लेकिन राह चलते किसी को जहर का इंजेक्शन लगाकर जान लेने की कोशिश करने का ये अपनी तरह का अलग ही मामला था। इसलिए मामले की सूचना एसपी आरपी गौतम और डीसीपी जतिन नरवाल को देने के बाद रमेश दहिया
अतिरिक्त थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनमोहन कुमार को साथ लेकर स्टीफन अस्पताल पहुंच गए थे। रवि कुमार के उपचार में जुटे डॉक्टरों को रमेश दहिया ने बता दिया कि इन्हें जहर का इंजेक्शन लगाया गया है। डॉक्टर चाहते थे कि ये पता लग जाता कि इंजेक्शन में कौन सा जहर इस्तेमाल किया गया था, जिससे उपचार में उन्हें आसानी हो जाती। डीसीपी और एसीपी के सामने प्रेम सिंह से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि रवि कुमार को जो इंजेक्शन लगाया गया था उसमें कोबरा सांप के जहर के अलावा मीडाजोलम और फोर्टविन नाम के केमिकल भी मिले थे। पुलिस ने प्रेम कुमार के खिलाफ धारा 328 का मामला दर्ज करके जहर के बारे में मिली जानकारी रवि कुमार के इलाज में जुटे डॉक्टरों को दे दी। चूंकि अब तक जहर पूरी शरीर में फैल चुका था, इसलिए रवि कुमार की हालत चिंताजनक होती जा रही थी। पूछताछ में पता चला कि प्रेम कुमार से ये वारदात रवि कुमार के साले बॉबी ने कराई थी। रवि कुमार अपनी पत्नी सविता के साथ मारपीट करके उसे परेशान करते थे। उनकी हरकत से बॉबी बहुत परेशान रहता था, इसलिए उसने अपने बहनोई की हत्या की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। डीसीपी जतिन नरवाल उस समय थाने में ही मौजूद थे। बॉबी की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने एसीपी आरपी गौतम के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें थाना प्रभारी रमेश दहिया, अतिरिक्त थाना प्रभारी मनमोहन कुमार, एएसआई प्रकाश, आशीष, एएसआई निक्काराम, हेड कांस्टेबल विजय इत्यादि को शामिल किया। रवि कुमार का साला बॉबी द्वारका की पालम कॉलोनी के राजनगर एक्सटेंशन पार्ट 2 में रहता था। पुलिस टीम उसके घर पहुंची तो वो घर पर ही मिल गया। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई। बॉबी से पूछताछ की गई तो उसने कहा, सर मेरी बहन सविता तो अपनी ससुराल में खुश है। उसके पति रवि कुमार बेहद सज्जन व्यक्ति है। भला मैं उनके बारे में इस तरह क्यों सोचूंगा। ये जो हमला करने वाला आदमी है, इससे तो मैं जानता तक नहीं। बॉबी को जब पता चला कि उसके बहनोई अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं तो वो बेचैन हो उठे। उसने फोन द्वारा ये जानकारी बहन सविता को दी। बॉबी की बातों से पुलिस को लगा कि प्रेम सिंह उसे झूठा फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। बॉबी घर न जाकर सीधे अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसके अस्पताल पहुंचने से पहले ही रात करीब 2:30 बजे उसके बहनोई रवि कुमार की मौत हो गई थी। रवि की मौत की खबर पाकर पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़कर अगले दिन यानी 8 जनवरी 2017 को प्रेम सिंह को 30 हजारी कोर्ट में ड्यूटी एमएम के सामने पेश करके सबूत जुटाने के लिए 1 दिन के रिमांड पर लिया। चूंकि डॉक्टर प्रेम सिंह बॉबी को इस मामले में झूठा फंसाना चाहता था, इससे पुलिस समझ गई कि यह आदमी बेहद शातिर है। रिमांड अवधि के दौरान उससे की गई पूछताछ में उसने जो सच्चाई बताई, उसके अनुसार उसने ये काम जिम ट्रेनर अनीस यादव के कहने पर किया था। अनीस ने इसके एवज में उसे 1.5 लाख रुपए दिए थे। ये अनीस यादव कौन है और वो कहाँ रहता है, मनमोहन कुमार ने पूछा। सर, अनीस रवि कुमार की पत्नी सविता का प्रेमी है और वो पालम कॉलोनी की राजनगर एक्सटेंशन पार्ट 2 में रहता है, प्रेम सिंह ने बताया। प्रेम सिंह को लेकर पुलिस टीम जिम ट्रेनर अनीस यादव के घर पहुंची तो वो भी घर पर ही मिल गया। उसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो रवि कुमार को अनूठे तरीके से मारने की जो कहानी सामने आई, वो प्रेम प्रसंग की चाशनी में सरोबार निकली। सविता दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की पालम कॉलोनी के राजनगर एक्सटेंशन पार्ट 2 में रहने वाले सुरेश चंद्र की बेटी थी। सुरेश चंद्र उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। 15-20 साल पहले वो दिल्ली आ गए थे और ऑटो चलाने लगे थे। बेटी सविता के अलावा उनका एक ही बेटा था, जिसका नाम था बॉबी। छोटा परिवार था। ऑटो चलाने से जो कमाई होती थी उससे परिवार का गुजर बसर बड़े आराम से हो जाता था। इसलिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को ठीक से पढ़ाया लिखाया। पालम कॉलोनी में ही नवीन रहता था, जो कॉलेज में सविता के साथ पढ़ता था। साथ पढ़ने की वजह से दोनों में दोस्ती हो गई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। राजनगर एक्सटेंशन पार्ट 2 में ही नवीन का दोस्त अनीस रहता था। पढ़ाई के साथ साथ उसे बॉडी बनाने का भी शौक था। इसके लिए वो घंटों जिम में एक्सरसाइज करता रहता था। नवीन ने उसे अपनी प्रेमिका सविता के बारे में सब कुछ बता दिया था। यही नहीं, उसने सविता से उसे मिलवा भी दिया था। पहली मुलाकात में ही सविता अनीस यादव से प्रभावित हो उठी। किसी तरह सविता को अनीस का फोन नंबर मिल गया तो वो उससे फोन पर बातें करने लगी। अनीस सविता के बात करने का आशय समझ गया था।
दरअसल सविता का झुकाव नवीन के बजाय अनीस की तरफ हो गया था। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। नवीन को जब इस बात का पता चला तो उसे दोस्त की बेवफाई का बड़ा दुख हुआ। अनीस ने एक तरह से नवीन की पीठ में छुरा घोंपा था, इसलिए नवीन ने उससे हमेशा के लिए संबंध खत्म कर लिए। उधर अनीस और सविता एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे थे। वे प्यार के उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहां से वापस आना आसान नहीं होता। उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन वे शादी कोर्ट में करने के बजाय घर वालों की सहमति से करना चाहते थे। दोनों ने ही ये बात अपने अपने घर वालों को कही तो अनीस ने तो किसी तरह अपने घर वालों को राजी कर लिया, पर सविता के घर वाले राजी नहीं हुए। उसकी माँ तो राजी हो गई थी, पर पिता किसी भी तरह तैयार नहीं हुए। इसकी वजह ये थी कि दोनों अलग अलग जाति के थे। सुरेश बेटी सविता की शादी अपनी ही जाति के लड़के से करना चाहते थे। पिता का ये फरमान सविता को बहुत अखरा। सुरेश चंद्र कैंसर पीड़ित थे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वे कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इसलिए सविता जिद करके पिता के दिल को दुखाना नहीं चाहती थी। ये बात उसने प्रेमी अनीस को बताई तो अरमानों पर पानी फिरने का उसे भी दुख हुआ। सविता ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने से इनकार कर दिया। सविता का मानना था कि उसके पिता ज्यादा दिनों के मेहमान तो है नहीं, इसलिए उनके गुजर जाने के बाद वो अनीस से शादी कर लेगी। लेकिन अनीस इंतजार करने को तैयार नहीं था, लिहाजा उसने 29 फरवरी 2016 को दिल्ली के संगम विहार की एक लड़की से शादी कर ली। सविता को जब पता चला कि अनीस ने शादी कर ली तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने इस बात की शिकायत अनीस से की तो उसने कह दिया कि ये शादी घर वालों ने जबरदस्ती की है। इस पर सविता ने मन ही मन ठान लिया कि वो अनीस को किसी और लड़की का नहीं होने देगी। सविता अनीस की बीवी से मिली और उसे अपने और अनीस के प्रेम संबंधों के बारे में बता दिया। यही नहीं, उसने अनीस के साथ अपने कुछ फोटो भी उसे दिखा दिए। फोटो देखकर अनीस की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। शाम को उसने अनीस से पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। चूंकि वो सविता के साथ उसके फोटो देख चुकी थी, इसलिए वो उस पर भड़क उठी। दोनों के बीच में जमकर नोकझोंक हुई। इसका नतीजा ये निकला कि अनीस की शादीशुदा पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। वो आज तक लौटकर वापस नहीं आई है। अनीस की पत्नी के चली जाने से सविता बहुत खुश हुई, क्योंकि उसके और अनीस के बीच जो दीवार खड़ी हो गई थी वो गिर चुकी थी। लिहाजा दोनों के बीच फिर पहले की तरह संबंध हो गए, पर ये संबंध ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सके। सविता के पिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी इच्छा थी कि अपनी जीते जी वो सविता के हाथ पीले कर दे। किसी रिश्तेदार से उन्हें रवि कुमार के बारे में पता चला। रवि कुमार उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के कुआगई गांव के रहने वाले प्रमोद कुमार के बेटे थे। प्रमोद कुमार सेना से रिटायर होने के बाद कानपुर की किसी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। रवि कुमार दिल्ली के सदर बाजार स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में कैशियर थे। लड़का लड़की पसंद आने के बाद सुरेश चंद्र और प्रमोद कुमार ने बातचीत करके 13 जुलाई 2016 को उन दोनों की शादी करवा दी। हालांकि सविता अनीस से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन रिश्ता तय होने के बाद पिता की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उसने उचित नहीं समझा। शादी के बाद वो मैनपुरी स्थित अपनी ससुराल चली गई। शादी के बाद सविता ने अनीस से संबंध खत्म कर लिए और पूरी तरह से ससुराल में रम गई। उसकी शादी हो जाने से अनीस जलबिन मछली की तरह तड़पने लगा। सविता की वजह से ही उसकी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ी थी और अब वही उसे धोखा देकर चली गई थी। इसका उसे बहुत दुख हुआ। अनीस ने सविता से बात की तो उसने उसे अपनी मजबूरी बता दी। उसने पति के बारे में सब कुछ बताकर व्हाट्सएप से उसका फोटो भी भेज दिया, जबकि वो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने सविता पर पति से तलाक लेने का दबाव बनाया, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। कुल मिलाकर किसी भी तरह से वो पति को छोड़ने को तैयार नहीं थी। अनीस तो सविता के प्यार में जैसे पागल था। उसके बिना हर चीज उसे बेकार लगती थी। उसने सदर बाजार जाकर एक बार रवि कुमार से मुलाकात भी की। उसने उसे अपने और सविता के प्यार के बारे में बता भी दिया। इस पर रवि ने उससे कहा कि सविता शादी से पहले क्या करती थी इससे उसे कोई मतलब नहीं है। वो उसके अतीत को नहीं जानना चाहता। अब वो उसकी पत्नी है और अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा रही है। अनीस को रवि कुमार की बातों पर हैरानी हुई।
वो सोचने लगा कि ये कैसा आदमी है जो पत्नी की सच्चाई जानकर भी चुप है। बहरहाल निराश होकर वो घर वापस लौट आया। कहते हैं जिम करने से ब्रेकअप का दर्द कम हो जाता है, पर अनीस तो खुद जिम ट्रेनर था। इसके बावजूद वो सविता से बिछड़ने की पीड़ा नहीं भूल पा रहा था। वो सविता को पाने के उपाय खोजने लगा। ऐसे में ही उसके दिमाग में आइडिया आया कि अगर वो रवि की हत्या करा दे तो सविता उसे मिल सकती है। यही उसे उचित लगा। वो रवि को ठिकाने लगाने का ऐसा उपाय खोजने लगा जिससे उस पर कोई आंच ना आए। वो तरीका कौन सा हो सकता है, इसके लिए वो इंटरनेट पर सर्च करने लगा। उसने तमाम तरीके देखे, पर हर तरीके में बाद में कातिल पकड़ा गया था। वो ऐसे तरीके की तलाश में था जिसमें कातिल पकड़ा ना गया हो। इंटरनेट पर महीनों की सर्च के बाद आखिर उसे वो तरीका मिल गया। लंदन और जर्मनी में 2 हत्याएं हुई थी जो पिन चुबाकर की गई थी। पिन द्वारा जहर उनके शरीर में पहुंचाया गया था और वे मर गए थे। ठीक इसी तरह शीत युद्ध के दौरान बुल्गारिया के रहने वाले बीबीसी के पत्रकार जेजे मार्कोव की हत्या की गई थी। मार्कोव कम्युनिस्टों की निगाहों में था। उन्होंने उसे मारने का फतवा भी जारी किया था। मार्कोव बस में जा रहा था, तभी एक हट्टे कट्टे आदमी ने एक छाता उसके ऊपर गिरा दिया था। इसके लिए उस आदमी ने मार्कोव से सॉरी भी कहा था। मार्कोव ने भी सोचा कि छाता गलती से गिर गया होगा, लिहाजा उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मार्कोव की जांघ में कुछ चुभा था, जहां उसने हाथ से मसला भी था। 3 दिनों के बाद उसे बहुत तेज बुखार आया और वो मर गया। ये बात सन 1978 की थी। मार्कोव खुद भी एक केमिकल इंजीनियर था। अनीस को ये तरीका सबसे अच्छा लगा। इसके बाद वो ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो उसका ये काम कर सके। वो जहर कहाँ से लाए, ये भी उसके लिए एक समस्या थी। इसके लिए वो किसी डॉक्टर की तलाश करने लगा, क्योंकि पढ़ाई के दौरान डॉक्टरों को जहर के बारे में भी पढ़ाया जाता है। कोई डॉक्टर उसका ये काम करने को तैयार हो जाएगा, इस बात का संशय उसके मन में था। अनीस का एक दोस्त था डॉक्टर प्रेम सिंह। वो फिजियोथेरेपिस्ट था। प्रेम सिंह जालौन का रहने वाला था। करीब 4 साल पहले वो दिल्ली आया था। गाजियाबाद के एक इंस्टीट्यूट से फिजियोथेरेपी का कोर्स करने के बाद द्वारका के पालम विहार में उसने अपना क्लिनिक खोला था, पर उसका काम ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। अनीस के घर के पास डॉक्टर प्रेम सिंह किसी के यहाँ फिजियोथेरेपी करने आता था। तभी उसकी मुलाकात अनीस से हुई। अनीस भी जिम ट्रेनर था, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई। अपना काम कराने के लिए अनीस को प्रेम सिंह ही उचित आदमी लगा। एक दिन उसने अपने प्रेम विरह की पीड़ा प्रेम सिंह से बताकर बीबीसी पत्रकार जेजे मार्कोव की तरह रवि कुमार की हत्या करने को कहा। पढ़ाई और क्लिनिक खोलने के लिए प्रेम सिंह पर कुछ लोगों का कर्जा हो गया था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। हत्या करने का जो प्लान अनीस ने उसे बताया था, उसमें उसके फंसने की संभावना काफी कम थी। इसी बात को ध्यान में रखकर उसने कहा कि इस काम को वो खुद तो नहीं करेगा, पर किसी से करवा जरूर देगा। आखिर 3 लाख रुपए में बात तय हो गई। अनीस ने 1.5 लाख रुपए उसे एडवांस भी दे दिए। पैसा लेने के बाद प्रेम सिंह सितंबर 2016 में अपने गांव गया। उसके गांव के बाहर सपेरों के डेरे थे। उसने एक सपेरे से कोबरा सांप का जहर मांगा तो उसने उसे 700 रुपए में 1.25 ml जहर उसे एक सिरिंज में निकाल कर दे दिया। प्रेम सिंह जानता था कि कभी कभी सांप के जहर से भी इंसान बच जाता है, इसलिए सांप के जहर में वो दूसरे जहर मिलाना चाहता था। उसमें क्या मिलाया जाए, इसके लिए वो गूगल पर सर्च करने लगा। सर्च करके उसे मिडाजोलम और फोर्टेविन नाम की 2 दवाओं की जानकारी मिली। इनकी अधिक मात्रा आदमी के लिए जानलेवा साबित होती है। इनमें से फोर्टेविन तो केमिस्ट के पास मिल जाती है, पर मिडाजोलम बड़े अस्पतालों में ही मिलती है। अनीस से पैसे लेकर प्रेम सिंह गाँव में ही रुका था, जबकि अनीस फोन करके काम जल्द करने को कह रहा था। वो कह रहा था कि अगर उससे काम नहीं हो रहा है तो वो उसके पैसे लौटा दे। दबाव बढ़ने पर वो दिल्ली आ गया। प्रेम सिंह का एक रिश्तेदार एम्स में भर्ती था। वो उसे देखने हॉस्पिटल गया तो वहां टेबल पर उसे मिडाजोलम की शीशी दिखाई दी। 5 ml दवा का इंजेक्शन मरीज को लगा दिया गया था। उसमें 1 ml दवा बाकी थी। प्रेम सिंह ने उस शीशी को जेब में रख लिया। फोर्टेविन उसने एक केमिस्ट से खरीद लिया था। इसके बाद उसने एक सिरिंज में कोबरा सांप का जहर, फोर्टेविन और मिडाजोलम को मिलाकर रख दिया।
इसके बाद वो अनीस के साथ रवि कुमार की रेकी करने लगा। 25 अक्टूबर 2016 को दोनों ने उसका पीछा किया। उस दिन वो बिंदापुर में अपने चचिया ससुर से मिलकर लौट रहा था। जैसे ही वो ऑटो में बैठा, प्रेम सिंह ने इंजेक्शन लगाने के लिए सुई उसके हाथ में घुसेड़ी। सुई चुभते ही उसने अपना हाथ घुमाया तो सुई हाथ से निकल गई। इस तरह से वो इंजेक्शन नहीं लगा सका। रवि कुमार ने शोर मचाया तो प्रेम सिंह भीड़ का फायदा उठाकर जहर की सिरिंज लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद रवि कुमार चौकन्ना हो गया, लेकिन वो समझ नहीं पाया था कि उसे सुई लगाने वाला कौन था। उसने पुलिस में शिकायत भी नहीं की थी। वारदात को कैसे अंजाम दिया जाए, इस बारे में प्रेम सिंह और अनीस की बात होती रहती थी। दोनों ने तय किया कि रवि कुमार ड्यूटी खत्म करने के बाद बाहर निकले तो उसे ऐसी जगह इंजेक्शन लगाया जाए कि वो जीवित ना बचे। दोनों मौके की तलाश में लगे रहे। उन्हें लगा कि ये काम सदर बाजार में करना आसान होगा, क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वारदात को अंजाम देने के मकसद से 7 जनवरी 2017 को अनीस और प्रेम सिंह द्वारका से मेट्रो पकड़कर आरके आश्रम स्टेशन पर पहुंचे। वहां से ई रिक्शा द्वारा वे सदर बाजार में 12 टूटी चौक पर पहुंचे। अनीस ने वहीं पर प्रेम सिंह को 1 बोतल बियर पिलाई। इसके बाद वे कोटक महिंद्रा बैंक की उस शाखा के नजदीक पहुंच गए जहां रवि कुमार नौकरी करता था। शाम 7:15 बजे के करीब रवि कुमार अपने सहकर्मी शत्रुघ्न के साथ बैंक से निकला तो प्रेम सिंह उसके पीछे लग गया, जबकि अनीस वहीं पर खड़ा रहा। प्रेम सिंह को वेस्ट एंड सिनेमा के नजदीक जैसे ही मौका मिला, उसने रवि की गर्दन में फुर्ती से जहर का इंजेक्शन लगा दिया। इस बार उसने इंजेक्शन का सारा जहर रवि के शरीर में पहुंचा दिया था। अनीस ने इंटरनेट पर महीनों तक सर्च करने के बाद रवि कुमार को मारने का जो उपाय खोजा, आखिर उससे क्या हासिल हुआ। अपने किए अपराध में वो जेल तो पहुंच ही गया, साथ ही उसने सविता की हंसती खेलती गृहस्थी भी उजाड़ दी। प्रेम सिंह ने डॉक्टर होने के बावजूद अपने पेशे को बदनाम करके जो कृत्य किया वो निंदनीय है। पैसे के लालच में वो अपना फर्ज भी भूल गया। बहरहाल थाना सदर बाजार पुलिस ने डॉक्टर प्रेम सिंह और जिम ट्रेनर अनीस यादव को गिरफ्तार करके 30 हजारी कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।